नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस लखीमपुर के अंदर। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत एक ऐसा अध्याय या टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप शैक्षिक स्तर से जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े हो, आपको यह याद रखना जरूरी है, आपको जहन में होना चाहिए वास्तव में बात को आजादी किस प्रकार से दिलाई गई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर 1947 के दौरान कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे 1919 में कैसे स्टार्टिंग हुई इसकी। तो सर्वप्रथम रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या है? सन 1917 ईस्वी को सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। ब्रिटेन के अंदर 1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी का प्रमुख उद्देश्य था कि भारतीय जो लोग हैं आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं, इन्हें दबाने के लिए आप एक ऐसा कानून, एक ऐसा प्रस्ताव लेके आइए ताकि इन्हें दबाया जा सके। उसके बाद में 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास कर दिया गया, यानी कि सर सिडनी रोलेट एक्ट द्वारा जो नियम बनाए गए, जो कानून बनाए गए, इन्हें 19 मार्च 1919 को पास कर दिया गया। अब इसके अंदर कौन कौन से नियम बनाए गए तो मैं आपको बता देता हूं। इसके तहत न अपील, न दलील, न वकील, यानी कि रोलेट एक्ट के तहत संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तारी के बाद में वह व्यक्ति अपील नहीं कर सकता था, कोई दलील नहीं दे सकता था मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, और उसके बाद में वकील भी नहीं कर सकता। दलील देनी दूर की बात, वकील भी नहीं कर सकते। आपको पकड़कर जेल में डाल दिया, आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हो। इस रोलेट एक्ट को, इस कानून को भारतीयों ने संज्ञा दी काला कानून, यानी कि भारतीय लोगों ने काला कानून है। अब इसी काले कानून के विरोध में, जब रोलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत के अंदर धरना प्रदर्शन, हड़तालें, विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहे थे। इसी प्रकार का एक विरोध प्रदर्शन पंजाब के अंदर भी किया गया। पंजाब के अंदर उस समय के प्रमुख क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने भी इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध किया। इसके बाद में अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद में संपूर्ण पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था और इनकी गिरफ्तारी को गलत, गैर कानूनी ठहराया गया। और इनकी रिहाई के समर्थन में पंजाब के अमृतसर के अंदर एक सभा हो रही थी, यानी कि जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था इसके बारे में है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है तो इसके बारे में बता दूं। डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी की गई थी, इस गिरफ्तारी के विरोध में ही अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर शांतिपूर्वक सभा आयोजित की जा रही थी। इसी शांतिपूर्वक सभा में बिना बताए, बिना चेतावनी दिए अंग्रेज अफसर जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी गई। इस अंधाधुंध गोलियों की बरसात के अंदर बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग मारे गए। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जलियांवाला बाग के अंदर जो कुआं स्थित है उसके अंदर अपनी कूद करके जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जान गंवा दी अपनी। आज भी आप जलियांवाला बाग के अंदर जाकर के देखो तो उस घटनाक्रम के सबूत आपको दिखाई देते हैं, मिलते भी हैं। उसके बाद में काफी कुछ हुआ, अंग्रेजों ने अपनी नीति बनाई। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने ये सारा कुछ कर तो लिया। अंग्रेजों ने इसके बाद में रिपोर्ट दी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसे हंटर कमेटी कहते हैं। इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जलियांवाला बाग के अंदर जो हत्याकांड हुआ, इसके अंदर लगभग 400 व्यक्ति मारे गए थे। लेकिन असलियत है जो भारतीय लोगों की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि उठा दी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। इसके बाद में आता है आगे इसी क्रम के अंदर खिलाफत आंदोलन क्या है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के मध्य हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के मध्य। दूरी राष्ट्रों के अंदर जर्मनी प्रमुख था और उसका समर्थन देने के लिए तुर्की भी था। देखिए, खिलाफत आंदोलन का तुर्की के साथ क्या संपर्क है तो मैं आपको बता दूं। तुर्की इस्लाम धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल के अंदर रहा है और जो इस्लाम धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं, खलीफा, वह तुर्की के अंदर ही रहते थे। अब अंग्रेजों ने तुर्की को सबक सिखाने के लिए जो धर्मगुरु इस्लाम धर्म के खलीफा, इनका पद समाप्त कर दिया। तो इस बात को लेकर के मुसलमानों के अंदर काफी आक्रोश था। भारतीय मुसलमानों ने भी
खलीफा के पद को दोबारा बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के साथ बातचीत भी की, लेकिन सफल नहीं हुई। इसके बाद में इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया और इस आंदोलन को शुरू करने वाले अली बंधु प्रमुख रूप से थे, उन्होंने मौलाना शौकत अली भी प्रमुख रूप से थी। ये थे खिलाफत आंदोलन। अब जब ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी व बाल गंगाधर तिलक ने सोचा भी यह बहुत ही अच्छा शुभ अवसर या मौका है कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि आज अगर खिलाफत आंदोलन का समर्थन भारतीय लोग या हिंदू लोग करते हैं तो कल को भारत के अंदर भाईचारा बढ़ेगा, जिससे कि भारत को आजादी जल्दी मिल जाएगी। तो इसीलिए यानी कि खिलाफत आंदोलन को गांधी जी और तिलक जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बोला था। इसके बाद में खिलाफत आंदोलन तो चलता ही रहा। गांधी जी ने इसके समर्थन में आकर के अंग्रेजों के द्वारा दी हुई केसर हिंद की उपाधि लुटा दी। जब गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेज सैनिकों की सहायता करने के लिए या इनके द्वारा बहुत अच्छा वहां पर कार्य किया गया, इसके लिए अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने यह उपाधि लुटा दी थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पर है असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1920 में कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अब इसके अंदर क्या कुछ है, देखिए अंग्रेजों को निरंतर बोला जा रहा था हम भारतीयों को शासन करने दीजिए, हमें कुछ सुविधाएं दी जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी बात को नहीं मानना। आखिर में गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इस असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, इनके पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अगर हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे, विदेशी व्यापार को बंद कर देंगे, तो अंग्रेजों की जो रीढ़ की हड्डी है, जो उनका व्यापार है, वह समाप्त हो जाएगा। तो अपने आप वो देश को छोड़कर चले जाएंगे। ये भी इनका उद्देश्य था। इसके बाद में स्कूल कॉलेज में अदालतों का बहिष्कार किया गया, यानी कि संपूर्ण छात्रों ने या फिर जो वहां पर शैक्षिक स्टाफ था उसने स्कूल कॉलेज में का विरोध किया, स्कूल जाना बंद कर दिया, शिक्षकों ने पढ़ाना बंद कर दिया, वकीलों ने अदालतों को बहिष्कार कर दिया, अदालतों में जाना ही बंद कर दिया, ताकि अंग्रेजों को पता चल जाए हमारे बिना भी कैसे देश चलाते हैं। इसके साथ साथ सरकारी उपाधियों का भी बहिष्कार किया, यानी कि किसी ने मास्टर की उपाधि लुटा दी, किसी ने अपनी जो भी उपाधियां थी उस वक्त उन्होंने सभी ने लुटा दी। और एक लक्ष्य रखा गया, एक उद्देश्य रखा गया भी हम हाथ से बनी वस्तुओं को ज्यादा प्रयोग में लाएंगे, बोले तो स्वदेशी वस्तुओं को। उसीलिए गांधी जी ने खादी का ज्यादा प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया था। लेकिन जब यह आंदोलन संपूर्ण रूप से गति पकड़ चुका था, तभी एक कांड हुआ जिसे चोराचारी कांड कहते हैं। ये क्या है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यानी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर था, वहां पर क्रांतिकारियों के द्वारा शांतिपूर्वक जुलूस किया जा रहा था गोरखपुर शहर के अंदर। तभी वहां पर एक चौकी है, उस चौकी के अंदर कुछ पुलिसकर्मी थे, उन्होंने क्रांतिकारियों को उकसाया, इनके लिए गलत भाषा या शब्दों का प्रयोग किया, जिससे आक्रोशित होकर के क्रांतिकारियों ने उस समय गोरखपुर के अंदर जो पुलिस चौकी थी उसे जला दिया। उसके अंदर 21 सिपाही और एक थानेदार था, यानी कि 22 व्यक्तियों को या पुलिस वालों को वहां पर क्रांतिकारियों ने जला दिया। जब यह बात गांधी जी को पता चली, गांधी जी बहुत आक्रोशित हुए, कहते मैं अहिंसा का पुजारी, हिंसा नहीं दे सकता हूं। गांधी जी ने तत्काल ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी, यानी कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। तभी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, गांधी जी ने उस वक्त इस आंदोलन को बंद किया जब यह अपनी पूर्ण चरम सीमा में था। बोले तो एकदम स्पीड में गाड़ी दौड़ रही है, एकदम उसकी चैन खींच देना, ब्रेक लगा देना तो हादसा होगा ना। ये हादसे की तरह ही असहयोग आंदोलन की समाप्ति थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया था। इसके अंदर था 10 साल बाद में भारत के अंदर यानी जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या भारतीय लोगों को इसका फायदा है, इसकी जांच करने के लिए 10 वर्ष बाद में एक कमीशन भारत में आना था। लेकिन ब्रिटेन के अंदर चुनाव थे, इसीलिए इस कमीशन को पहले 1-1.5 साल भेज दिया गया, यानी कि 1927 में भेज दिया गया था, या फिर 1927 में इसकी गठन कर दिया गया। साइमन कमीशन क्या है, इसका विरोध क्यों किया, इसके बारे में है। साइमन कमीशन सन 1927 में इसका ब्रिटेन में गठन किया गया। जो इसके अध्यक्ष थे, यानी कि साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचे। जैसे बंबई में ये पहुंचे, इनका जोरदार भारतीयों ने विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। तभी बंबई से साइमन कमीशन वापस चला गया ब्रिटेन के अंदर। लेकिन उसके बाद में ये नवंबर में लाहौर में आए। जब साइमन कमीशन लाहौर में आया तो लाला लाजपत राय यानी जो पंजाब के बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे, तो इन्होंने लाहौर के अंदर साइमन कमीशन का पूरी जोर विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए। तभी वहां पर
और भी साथी थे, लेकिन अंग्रेजों ने वहां पर लाठीचार्ज किया। लाठियां फिर लाला लाजपत राय के सिर पर बसती रही और आखिर तक ये साइमन गो बैक के नारे लगाते रहे। लेकिन जब बेहोश होकर के नीचे गिरे तब इन्होंने एक वाक्य बोला था, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में या फिर पतन में कील का काम करेगी। ये लाला लाजपत राय के आखिरी शब्द थे। उसके बाद जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है वो मई 1930 में आई थी। उसके तहत यानी कि भारतीयों के अंदर सब सुविधाएं मिल रही है, जो घोषणा की गई थी। आंदोलन के बाद भी अंग्रेजों पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं रहा। तब गांधी जी ने कहा, हम इनकी बात को नहीं मानेंगे, इनका विरोध करेंगे, इनकी बातों की अवज्ञा करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, सविनय करेंगे, यानी कि विनती करेंगे भी भाई साहब आपकी हम बात नहीं मान सकते। सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये गांधी जी की। अब इसके तहत क्या कैसे हो, इसके बारे में 29, 30 और 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस पार्टी का लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। रावी नदी के तट पर बैठ के नेहरू जी और अन्य साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए, इसको लेकर के काफी लंबी चर्चा की। 29, 30 और 31 दिसंबर 3 दिन सम्मेलन होते रहे। आखिर में 31 दिसंबर 1929 को सर्वसम्मति से यह घोषणा की गई, हम पूर्ण स्वराज्य के लिए लड़ेंगे, हम स्वायत्तता के लिए नहीं लड़ेंगे, यानी कि हम आधा साम्राज्य नहीं लेंगे, हम पूर्ण साम्राज्य लेंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे। और तभी घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने लाहौर अधिवेशन में, जो कि पंडित नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था, इसके अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई और 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराएंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसकी घोषणा की। उसके बाद में और भी आंदोलन काफी चलते रहे। इसी आंदोलन के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही अंग्रेजों ने जो कानून बनाए हुए थे, जो नमक पर कानून बनाया गया था, इसी के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। दांडी एक समुद्र तट पर गांव है, इसकी यात्रा शुरू की थी। ये क्या है, इसके बारे में है दांडी मार्च। दांडी यात्रा क्या है, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने चुने हुए 78 सदस्यों के साथ गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तट के दांडी गांव की ओर यात्रा की। यात्रा क्यों की, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने बहुत ही कट्टर और अन्यायपूर्ण कानून बनाए थे। उनमें एक कानून था नमक पर भी बनाया गया था, यानी कि अगर आपने नमक भी खाना है ना, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका विरोध गांधी जी ने किया और दांडी मार्च शुरू किया। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक लगभग 24 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद में गांधी जी अरब सागर के यानी दांडी गांव में पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने हाथ में जल उठाया और अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया नमक कानून था उसको तोड़ दिया गया। और तभी गांधी जी ने कहा, हम अंग्रेजों के कानूनों का उल्लंघन करेंगे, उनकी नीतियों का, उनके बनाए हुए वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस प्रदर्शन करते रहेंगे और हमारी मांगे मनवाते रहेंगे। ये था दांडी मार्च। अभी दांडी मार्च चल रहा था। इसके बाद में गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन के अंदर हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था। यानी गांधी इरविन समझौता क्या है, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हुआ। उस समझौते की प्रमुख शर्तें क्या है, इसके तहत जो राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए, यानी कि उस समय के जो क्रांतिकारी लोग थे, जो यानी कि आजादी के लिए लड़ रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, इनको गिरफ्तार करके रखा था। गांधी जी ने कहा था इनकी रिहाई की जाए, ये अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, व्यक्ति के तौर पर थोड़ी लड़ रहे हैं, तो आप इनकी रिहाई कीजिए। दूसरी उन्होंने बात की थी तो सत्याग्रही सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इनको मुक्त किया जाए, जेल से छोड़ा जाए। लेकिन इस समझौते के अंदर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की जो फांसी संबंधित किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद में गांधी जी की जो बातें इरविन ने मान ली और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए थे। तो जब तक गांधी जी और इरविन के मध्य जो समझौता है, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि और भी किस प्रकार से आंदोलन होते रहे, गांधी जी ने क्या प्रयास किए। तो इसके अंदर एक प्रयास आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनली तौर पर मैं खुद, यानी कि पहले जो आज तक जो हमने आंदोलन पढ़े हैं, चाहे आप असहयोग आंदोलन पढ़ लो, चाहे उसके बाद में आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लो, दांडी यात्रा पढ़ लो, किसी प्रकार कोई आंदोलन पढ़ लो, इसके अंदर सामूहिक रूप से जाकर के हम विरोध प्रदर्शन करते थे। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, यानी पर्सनली तौर पर मैं खुद जाऊंगा, पर्सनली तौर पर
चौक पर, नुक्कड़ पर, चौराहे पर रुकूंगा और अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध करूंगा। यही व्यक्ति का सत्याग्रह है, यानी कि मैं सत्य के लिए लड़ूंगा जाकर के। तो यह व्यक्ति सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। गांधी जी ने आह्वान किया, हम एक एक व्यक्ति प्रत्येक नुक्कड़ पर, गली मोहल्ले में जाकर के अंग्रेजों की गलत नीति का विरोध करेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत है शुरू कर दी 17 अक्टूबर 1940 को। और इसके अंदर जो प्रथम सत्याग्रही थे जिन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था वो विनोबा भावे थे। इसके बाद में गिरफ्तारियों वाली लाइन लगी। सेकंड नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया। तृतीय नंबर पर ब्रह्मदत्त जी को गिरफ्तार किया। ऐसे करते करते लगभग 60,000 व्यक्तिगत सत्याग्रहियों ने अपनी गिरफ्तारियां दी और भारतीय आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों की सेहत पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा और गांधी जी परेशान हो गए अंग्रेजों की नीतियों से। और गांधी जी ने आखिर में अख हार करके एक आंदोलन चला ही दिया। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। छोड़ो छोड़ना, यानी कि आंदोलन का नाम ही इस प्रकार का पड़ गया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा, मजबूर होना ही पड़ा। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। कांग्रेस का वर्ता अधिवेशन हुआ था मुंबई के अंदर। इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया कि हम आंदोलन चलाएंगे, गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन होगा। उसका नाम गांधी जी ने इसी आंदोलन में एक नारा भी दिया, करो या मरो। गांधी जी का नारा बहुत ही प्रसिद्ध रहा, करो या मरो। ये उन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इसके अंदर उन्होंने दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को सुबह मॉर्निंग टाइम में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन थमने वाला नहीं था। गांधी जी गिरफ्तार हुए। गांधी जी जैसे पता है कितने हजारों लोग और बैठे हैं जो इस मातृभूमि के लिए लड़ने को तैयार है। सभी लोगों ने आंदोलन किया, सभी लोगों को गिरफ्तारियां होती गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। कांग्रेस नेताओं के अलावा और भी प्रमुख नेता थे जिन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान दिया, जैसे जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, अरुणा आसवाली जी और भी ऐसे बहुत सारे लोग जिनका व्यक्तिगत तौर पर कभी भी भारत की आजादी में जब राष्ट्रीय आंदोलन में नाम नहीं आया। ऐसे बहुत ही वीर पुरुषों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंत में 15 अगस्त 1947 को वो दिन आ ही गया जिसका हमें बहुत वर्षों, लगभग 1757 से इंतजार था। 15 अगस्त 1947 को वो दिन खत्म हुआ और भारत को आजादी हुई और भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।